नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय एवं इसके कार्य। तो दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल आज तक भारत में रहे एवं वायसराय रहे हैं, उसके भारत में क्या क्या कार्य उसके समय में हुआ है, उसके कार्यकाल में, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन था दोस्तों 1757 से 1760 के मध्य था। तो दोस्तों इसके कार्यकाल में पहला क्या कार्य था दोस्तों, इलाहाबाद की संधि। दोस्तों ये पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों, 1765 में। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 में हुई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ हुई थी। दोस्तों इस तरीके से शुजाउद्दौला मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी इलाहाबाद की संधि। किसके शासनकाल में, रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में। तो रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में ही दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1765 में। तो दोस्तों कब हुई थी, 1765 में हुई थी बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना। दोस्तों इसी के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। दोस्तों श्वेत विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, श्वेत विद्रोह 1766 में हुआ था दोस्तों, मुंगेर विद्रोह। जिसको जब दोस्तों मुंगेर विद्रोह हुआ, मुंगेर विद्रोह मेन है। मुंगेर विद्रोह 1766 में हुआ, उसी को ही श्वेत विद्रोह कहा गया, जो 1766 में हुआ था। दोस्तों आप लोग जो सोचेंगे कि श्वेत विद्रोह क्या होता है। दोस्तों श्वेत विद्रोह उसे कहते हैं जब कम सैन्य भत्ते के कारण किसी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जाता था, कम सैन्य भत्ता दिया जाता था, उसे ज़्यादा खटाया जाता था, तो उस समय के जो कर्मचारी विद्रोह करते थे वे श्वेत विद्रोह कहलाते थे। दोस्तों आप लोग देखेंगे श्वेत विद्रोह एक 1857 में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देखेंगे जब जब कोई कर्मचारी सैन्य भत्ते के लिए हड़ताल करता है तो उसे सैन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के समय में भी श्वेत विद्रोह हुआ था मुंगेर में, जो मुंगेर विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली पॉइंट क्या है इसके शासनकाल की। दोस्तों चौथी पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों इसी के शासनकाल में, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों इसी के शासनकाल में अगली पॉइंट है, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई। दोस्तों सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना दोस्तों 1765 में हुई थी। कब हुई थी, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना 1765 में हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के समय में। इस तरह से दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उसको हम लोग देख लिए। आइए देखते हैं अगला शासनकाल किस गवर्नर जनरल का है। दोस्तों अगला है वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल देखते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल दोस्तों 2 समय रहा है, 1772 से 1774 में रहा और 1774 से 1785 तक ले वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा है। दोस्तों इसके शासनकाल में क्या हुआ दोस्तों उसके ऊपर देखें तो हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1765 में। लेकिन इसके शासनकाल में दोस्तों पहला पॉइंट है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। कब, 1772 में। दोस्तों इसी में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना कौन, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी इसी को कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग्स का। तो अगली पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी समय हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ था दोस्तों, 1775 से 1782 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों इसी के शासनकाल में हुआ था, 1780 से 1784 के बीच में। ये बंगाल का पहला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो दोस्तों इस तरीके से आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट है कि दोस्तों इसके कार्यकाल में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना पूछता है दोस्तों कि किसके कार्यकाल में उच्चतम न्यायालय की, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय 1774 में। अगला क्या दोस्तों पॉइंट, नंद कुमार दोस्तों ये ब्राह्मण थे को गलत आरोप में फांसी दी गई थी। नंद कुमार को आरोप में फांसी दी गई, गलत आरोप लगाकर। नंद कुमार ब्राह्मण थे, उन्हें फांसी दी गई 1775 में। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 लाया गया। दोस्तों इसी के समय में आया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय व फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था की व्यवस्था भी इसी का वारेन हेस्टिंग्स के समय की गई थी। बनारस की संधि दोस्तों 1773 में हेस्टिंग्स के समय ही
की गई थी। और दोस्तों कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापित की गई थी। इस तरीके से दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के जो कार्य महत्वपूर्ण है, हमने इसको पढ़ा दिया। तो आइए देखते हैं अगला कार्यकाल किसका है दोस्तों। अगला कार्यकाल है दोस्तों लॉर्ड कलायू का। तो आइए देखते हैं लॉर्ड कलायू का कार्यकाल क्या है। तीसरा है लॉर्ड कलायू का कार्यकाल दोस्तों 1786 से 1793 तक के मध्य रहा है। दोस्तों इसके में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 के मध्य में हुआ। और दूसरा इसके कार्यकाल में दोस्तों कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य में। और दोस्तों दूसरा भी पूछ चुका है कि कलकत्ता, मुर्शिदाबाद तथा ढाका या पटना में कब प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों 1786 से 1793 के मध्य किसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। दोस्तों ये भी पूछता कभी कभी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कितने प्रांतों में प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कितने प्रांतों में, 4 प्रांतों में न्यायालयों की स्थापना की गई थी। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में कहते दोस्तों बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में की गई। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारतीय नागरिक सेवा का इसे जनक माना जाता है, शुरुआत हुई। इसी के कार्यकाल में दोस्तों न्यायिक क्षेत्र में सख्त एवं पृथककरण का सिद्धांत का जन्म हुआ और कॉर्नवालिस संहिता 1793 में इसी के कार्यकाल में लाई गई। और इसी के साथ इसमें दोस्तों रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में शुरू की गई। और गाजीपुर में इसकी समाधि है दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि या मरने के बाद गाजीपुर में से दफना किया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल में जो कार्य हुए थे हम लोग देख लिए मोटी मोटा, जो परीक्षा में आए हुए हैं केवल वही हम इसमें पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वही पॉइंट इसमें दिया गया है। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल कौन सा है उसको देखते हैं दोस्तों। 14 गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का जो है दोस्तों ज़्यादा कार्य इसके में नहीं हुआ। इसका 1793 से 1798 के मध्य इसका कार्यकाल रहा है। इसका महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों इसके शासनकाल में निजाम तथा मराठों के बीच दोस्तों खुर्दा का युद्ध हुआ था, 1795 के मध्य हुआ था। अब अगला इसका कार्यकाल हुआ था दोस्तों 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। और तीसरा है दोस्तों देसी राज्यों के प्रति तटस्थता हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला था कौन, सर जॉन शोर। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट था दोस्तों उसको हम लोग इसमें देख लिए हैं कि क्या इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। आइए दोस्तों अगली पॉइंट देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल कौन था। अगला था दोस्तों लॉर्ड वेलेजरी। लॉर्ड वेलेजरी का कार्यकाल है दोस्तों 1798 से 1805। इसमें दोस्तों इसकी क्या है, इसमें सहायक संधि प्रणाली लागू किया गया इसी के शासनकाल में। तो इसमें पूछा जाता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका कार्यकाल है दोस्तों। इसका कार्यकाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते रहिएगा कि पूछता है कि किसके कार्यकाल में सहायक संधि प्रणाली लागू किया गया। तो लॉर्ड वेलेजरी के समय में सहायक संधि प्रणाली लागू किया गया। दूसरा है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसी में लड़ा गया, इसी के कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में इसी के कार्यकाल में हुआ गया। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में इसी के शासनकाल में स्थापित की गई। वहीं पर 1802 में दोस्तों बाजीराव के साथ बेसिन की संधि स्थापित की गई लॉर्ड वेलेजरी की। वहीं पर दोस्तों अगली पॉइंट है सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए क्षेत्र कितने थे दोस्तों, 6 क्षेत्र थे। पहला तो दोस्तों कौन था, हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में और पेशवा 1802 में, बरार एवं भोसले 1803 में हुआ था। इस तरीके से दोस्तों सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए क्षेत्रों की क्रमवार जो संख्या हम लोग देखे हैं इसको मिलाने का पूछता है कि कौन कौन उस समय सहायक संधि द्वारा मिलाए गए थे। इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड वेलेजरी के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसको हम लोग देख लिए हैं। तो आइए अगला गवर्नर जनरल देखते हैं कि अगला कौन है। अगला दोस्तों है सर जॉर्ज बारलो। सर जॉर्ज बारलो का कार्यकाल दोस्तों 1805 से 1807 है। इसके में महत्वपूर्ण कार्य ज़्यादा नहीं रहे, इस वजह से इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट वही दिया गया है दोस्तों। बेल्लौर में इसके समय में सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1806 में हुआ था। अगला पॉइंट था दोस्तों 1805 में राजपुर घाट की संधि
स्थापित हुई। राजपुर घाट की संधि इसी के कार्यकाल में सर जॉर्ज बारलो के समय में 1805 में स्थापित हुई। अगला गवर्नर जनरल है दोस्तों लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो दोस्तों अमृतसर की संधि स्थापित हुई थी इसी के शासनकाल में 1809 में। ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लेते रहिएगा आप लोग कि पूछता है कि दोस्तों किसके समय में अमृतसर की संधि स्थापित हुई थी। लॉर्ड मिंटो के समय में। किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि स्थापित हुई थी। आइए दोस्तों अगला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है दोस्तों 1813 से 1823। इसमें प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1814 से 1816 के मध्य। दोस्तों दूसरा इसमें पॉइंट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़ा गया दोस्तों 1817 से 1818 के मध्य। इसी के समय में पिंडारियों का दमन किया गया 1817 से 1818 के मध्य। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते रहिएगा। इसी के समय दोस्तों बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है, एक वारेन हेस्टिंग्स है, तो इस तरह ध्यान दीजिएगा। किसके समय में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। कब से कब? 1822 में लागू किया गया था। इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रमुख कार्य जो हुए थे इसके शासनकाल में हम लोग देख लिए हैं। तो आइए अगला गवर्नर जनरल देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल दोस्तों देखते हैं 9 माह 1823 से 1828 का इसका कार्यकाल रहा है। इसके कार्यकाल के प्रमुख कार्य कौन कौन से रहे हैं आइए देखते हैं दोस्तों। इसके शासनकाल में दोस्तों प्रथम आंग्लो वर्मा युद्ध 1824 से 1826 लड़ा गया। इसी के शासनकाल में दोस्तों अंग्रेजों और वर्मा के युद्ध यांडूब की संधि हुई 1826 में। दोस्तों अंग्रेजों और वर्मा के मध्य यांडूब की संधि 1826 में हुई लॉर्ड एमहर्स्ट के ही समय में। अगली पॉइंट है दोस्तों बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ 1824 में। कहाँ? किस छावनी में? बैरकपुर की छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ 1824 ईस्वी में हुई। उसमें भी लॉर्ड एमहर्स्ट का शासन काल था। इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखें कि लॉर्ड एमहर्स्ट में कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण रहे उसको देख लिए। आइए अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला गवर्नर जनरल कौन सा है? अगला गवर्नर जनरल दोस्तों है आइए अगला गवर्नर देखते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल दोस्तों 1828 से 1835 है दोस्तों। इसका कार्यकाल है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा, स्टार बना लीजिए, इसका वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के कार्यकाल में आइए इसका कार्यकाल देते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक का। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा की समाप्ति की गई 1829 में। बेंटिक के समय में ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में की गई। इसी के शासनकाल में दोस्तों शिशु बालिका वध की समाप्ति की गई और इसी के शासनकाल में 1833 में चार्टर अधिनियम को पारित किया गया। और इसी के समय में दोस्तों कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 में। और इसी के शासनकाल में दोस्तों सरकारी सेवाओं में भेदभाव नीति समाप्त करने की घोषणा की गई तथा भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। अगली पॉइंट है दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना इसी के शासनकाल में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। वहीं पर दोस्तों अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। दोस्तों अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी कब? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1835 में बनी। दोस्तों आगरा को नई प्रेसिडेंसी बनाया गया इसी के लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और आंग्ल प्राचार्य शिक्षा विद्यालय की स्थापना भी की गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। वहीं पर डिविजनल कमिश्नर यानी मंडलायुक्त की नियुक्ति भी का प्रावधान किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक का दोस्तों शासन काल रहा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए दोस्तों? सती प्रथा की समाप्ति की गई, ठगी प्रथा की समाप्ति की गई, शिशु बालिका वध की समाप्ति की गई, 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और सरकारी सेवाओं में भेदभाव नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई तथा भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना बेंटिक। वहीं अंग्रेजी को भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा घोषित किया गया 1835 में और आगरा को नई प्रेसिडेंसी भी घोषित किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में। आंग्ल प्राचीन शिक्षा विवाद का प्रावधान इसमें किया गया दोस्तों इसके शासनकाल में। वहीं पर डिविजनल कमिश्नर मंडलायुक्त की भी नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में शुरू किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों इसके पहले था जो वो गवर्नर, इसके पहले जो दोस्तों थे हम लोग
आइए दोस्तों, गवर्नर जनरल ये पहला बना था। इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखें पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का दोस्तों देखते पहले दोस्तों जो वायसराय थे अब गवर्नर जनरल हो गए। दोस्तों अगला आइए पॉइंट देखते हैं इसमें कौन है। अगला पॉइंट है दोस्तों गवर्नर जनरल में चार्ल्स मेंटकाफ। चार्ल्स मेंटकाफ का शासनकाल दोस्तों 1835 से 1836 के मध्य रहा है। इसके में प्रमुख कार्य के दोस्तों इसके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध से हटा इसे समाचार मुक्ति का दाता कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें पूछता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेंटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख लिए कि चार्ल्स मेंटकाफ के प्रमुख कार्य कौन से। आइए अगला गवर्नर जनरल देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के 1836 से 1842 का इसका कार्यकाल रहता है। आइए इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। इसके प्रमुख कार्य दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1829 से 1842 के मध्य इसी के शासनकाल में हुआ। अगली पॉइंट है दोस्तों कंपनी महाराणा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि की स्थापना हुई इसी के शासनकाल में दोस्तों। इसी के शासनकाल में दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की गई। इसके शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की गई दोस्तों, मरम्मत की गई थी दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप लोग मरम्मत की गई लॉर्ड ऑकलैंड के समय की गई 1836 से 1842 का इसके समय सार में। अगला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, लॉर्ड एलन बरो। अगला गवर्नर जनरल देखते हैं दोस्तों 1842 से 1844 में लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल था। इसके में दोस्तों पहला क्या है, पहली कार्य इसका दोस्तों सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। वहीं दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई 1843 में। वहीं पर अगली पॉइंट है दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का समापन इसी के शासनकाल में घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट वेरी है, ये दोनों पूछ चुका है कि ये देखते हो आप लोग आए दिन कहीं न कहीं पूछता रहता है। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय और दास प्रथा की समाप्ति 1843 में हुई। इस सब किसके में, लॉर्ड एलन बरो के समय में किया गया था। इस तरीके से आप लोग देख ही लिए हैं कि दोस्तों के सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय और दास प्रथा की समाप्ति और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का समापन लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ। दोस्तों आइए अगला गवर्नर जनरल देखते हैं कि अगला गवर्नर जनरल कौन है। दोस्तों अगला है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग को देखते हैं दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो है, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है दोस्तों 1844 से 1848। तो आइए इसके प्रमुख कार्य को देखते हैं। प्रथम इसका पॉइंट में है क्या दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ किसके समय में, 1845 और 1846 में हार्डिंग के ही समय पर हुआ। लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा कर लिया गया। लाहौर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और नरबली प्रथा की प्रतिबंध लगा दिया गया। नरबली पर प्रथा पर लगा दिया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों। नरबली पर प्रतिबंध लगाया गया किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग पर। तो इस तरीके से इसके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य थे लॉर्ड हार्डिंग के आप लोग को पढ़ाया गया और आप लोग देख लिए इसको। आप आइए अगला गवर्नर जनरल देखते हैं कि अगला गवर्नर जनरल कौन है। दोस्तों अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें जो प्रीवियस ईयर में केवल आया है वही इस पॉइंट को इसमें समाहित किया गया है कैटेगराइज करके। तो आइए डलहौजी के समय में क्या शासन, इसका 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल रहा है। आइए इसमें देखते हैं कि प्रमुख प्रावधान इसके समय में क्या कार्यकाल है। इसके समय में कार्यकाल द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया 1848 से 1849 के समय। दूसरा पॉइंट दोस्तों पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया 1849 में। अगला पॉइंट है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया। वहीं पर दोस्तों व्यपगत सिद्धांत का आरंभ किया गया 1854 में। 1854 में दोस्तों व्यपगत सिद्धांत का प्रारंभ किया गया था इसे लॉर्ड डलहौजी के ही शासन काल में। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी गई डलहौजी के शासनकाल में और अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराड़ का विलय कर दिया गया। वहीं पर दोस्तों प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। वहीं पर अगली पॉइंट है सर चार्ल्स वुड का शिक्षा डिस्पैच 1854 में घोषणा किया गया। दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसको देखिए। अगली पॉइंट है दोस्तों प्रथम विद्युत द्वारा संचालित तार सेवा की शुरुआत 1852 में की गई लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। तार विद्युत के संचालन का कब, डलहौजी के शासनकाल में 1852 में शुरुआत की गई। वहीं पर सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी 1854 में ही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। संताल विद्रोह 1856 से 1857 के मध्य दोस्तों हुआ लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में 1700। और दोस्तों कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर दिया गया 1856 में। इस तरीके से भी ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट का है दोस्तों,
अगली पॉइंट दोस्तों, व्यक्तिगत सिद्धांतों द्वारा विलय किए गए राज्य कौन कौन से दोस्तों। सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर में पड़ता 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। अवध का कुशासन का आरोप लगाकर, ये देखते हो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस व्यक्तिगत सिद्धांत के आरोप में किसका कुशासन आरोप लगाकर किस प्रेसिडेंसी का अवध में विलय कर दिया। अब किसका विलय किया गया था, तो अवध का 1856 में विलय किया गया। कर्नवालिस के समय में दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग का PWD और लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही। तो आइए देखते हैं, सॉरी लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। इस तरह से दोस्तों डलहौजी के प्रमुख कार्य कौन कौन से, आइए एक बार ससरी निगाह से देख लेते हैं। दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, इसमें कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया गया था। और व्यक्तिगत सिद्धांत पर विलय द्वारा राज्य कौन कौन से, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इस तरीके से दोस्तों इसके प्रमुख कार्य रहे। तो आइए अगला कार्यकाल किसका देखते हैं, अगला कार्यकाल कौन सा गवर्नर जनरल का है उसे आइए देखते हैं। दोस्तों अगला है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का दोस्तों समय 2 है, 1856 से 1858 तक और 1858 से 1862 तक इसका कार्यकाल रहा है। दोस्तों जिस समय ये हुआ था पहले कार्यकाल के, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन दूसरा जो कार्यकाल था उस समय वायसराय की उपाधि देने लगी। भारत के वायसराय कौन थे, इसको आइए देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ही था। तो दोस्तों इसके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और वहीं पर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1858 का एक्ट लाया गया, पिट्स का इंडिया एक्ट। वहीं पर चौथा है बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया, जिसमें अध्यादेश जारी पारित करने का भी प्रावधान किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। तो इस तरीके से देखते हैं। अगली पॉइंट है दोस्तों, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देखेंगे कि कैनिंग के समय में किया गया। तो आइए अगला इसका कार्यकाल में इसके और क्या समय हुआ, कार्य किसका किया गया है, आइए देखते हैं। इसके शासन का भारतीय दंड संहिता दोस्तों 1807 में हुआ कैनिंग में। वहीं पर सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में किया गया इसी के शासनकाल में। वहीं में भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। दोस्तों इस तरीके से ये प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग ही। इसके पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इस तरीके से और प्रथम वायसराय ही लॉर्ड कैनिंग था भारत का। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। दोस्तों इसी के समय में भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। दोस्तों भारत का शासन कंपनी, पहले कंपनी के शासन में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब उसका शासन दोस्तों ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये पहला वायसराय भारत का था। तो दोस्तों आइए अगली पॉइंट अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय कौन था, लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन के समय में दोस्तों एक ही इम्पोर्टेंट वहाबी का दमन किया गया, वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। ये भी दोस्तों 1860 और 62 के बीच में लड़ा गया था। इसी वजह से 1862-63 के बीच में लड़ा गया था वहाबी आंदोलन, इसका भी दमन कर दिया गया। आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय था रॉबर्ट नेपियर। दोस्तों ये 1863 से 1863 तक, मतलब 21 नवंबर 1863 से 2 दिसंबर 1863 तक था। सबसे छोटा कार्यकाल इसी का लॉर्ड रॉबर्ट नेपियर का था। इसके समय में क्या हुआ दोस्तों, आइए देखते हैं। रॉबर्ट नेपियर को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसे कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों है अगला वायसराय दोस्तों विलियम डेनिसन। विलियम डेनिसन को भी कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके समय में कोई कार्यकाल ज़्यादा हुए नहीं। दोस्तों अगला वायसराय है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस है दोस्तों, इसके समय में देखते हैं दोस्तों क्या कार्य हुआ। अफगानिस्तान के समय हस्तक्षेप नीति यानी रिंग फेस की नीति अपनाया गया। दोस्तों इस तरह से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि रिंग फेस की नीति किसके समय अपनाया गया, तो लॉरेंस के समय अपनाया गया। सर जॉन लॉरेंस का समय, जिसका शासनकाल दोस्तों 1864 से 1869 के मध्य था। अगली पॉइंट इनके में कार्य में देखते हैं दोस्तों 1866 में उड़ीसा
तथा 1868-69 ईस्वी में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयंकर अकाल पड़ा दोस्तों। वहीं दोस्तों बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण किया गया इसके शासनकाल में, और तथा यूरोप के साथ साथ प्रथम समुद्री संचार की व्यवस्था भी इसी के शासनकाल में जॉन लॉरेंस के समय में की गई, कि बड़ी मात्रा में दोस्तों इसमें रेलवे तथा नहरों का निर्माण किया गया। वहीं पर प्रथम समुद्री संचार सेवा की व्यवस्था भी सर जॉन लॉरेंस के समय में की गई। आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय दोस्तों है लॉर्ड मेयो। अगला वायसराय कौन है दोस्तों? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों कौन का कार्यकाल रहा इसका, ये देखते हैं इसके शासनकाल में क्या है। इसका कार्यकाल दोस्तों 1869 से 1872 ईस्वी के मध्य रहा है दोस्तों। इसके शासनकाल में दोस्तों भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण किया गया। वहीं पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई 1872 में। और कार्यकाल के दौरान अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई इसकी। दोस्तों कार्यकाल के दौरान ये लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। ये भी पूछता रहता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ही उसकी हत्या कर दी गई पोर्ट ब्लेयर में, तो लॉर्ड मेयो ही था दोस्तों। इसी के समय में पहली बार भारत में जनगणना 1872 में कराई गई थी लॉर्ड मेयो के ही समय में, जैसा कि आप लोग आए दिन इसको किसी न किसी एग्जाम में देखते रहते हैं कि पूछता रहता है। आइए अगला वायसराय था। अगला वायसराय था दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल था 1872 से 1876 दोस्तों। इसके शासनकाल में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। इसके समय में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। और दूसरा है बंगाल में अकाल पड़ा 1873 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही में। अगला गवर्नर वायसराय था दोस्तों लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। जितने भी वायसराय हैं, जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, सब वेरी इंपॉर्टेंट है, सबका कार्यकाल है, तो इस वजह से आइए अगला है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार बना लीजिए दोस्तों। इसके समय में इसका कार्यकाल रहा 1876 से 1880 दोस्तों। इसके कार्यकाल में देखा जाए तो ये रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया 1878 में। अकाल आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1878 में। किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में हुआ था। पूछ लेगा किसके कार्यकाल में, तो लिटन के समय कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। में इसी के समय में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया 1877 में। 1877 में दिल्ली में दरबार का भव्य आयोजन किया गया लॉर्ड लिटन के समय में। वहीं पर दोस्तों महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि 1877 में प्रदान किया गया। लॉर्ड लिटन के इस समय में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रावधान किया गया। वहीं पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया और सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1878 में किया गया लॉर्ड लिटन के ही समय में। इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये प्रमुख कार्य रहे। तो आइए अगला प्रमुख कार्य में इनके देखते हैं। अगला प्रमुख कार्य क्या रहे हैं लॉर्ड लिटन के? लिटन के अगले प्रमुख कार्यों में दोस्तों है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट भी 1878 में लाया गया इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? लिटन के समय में। लिटन के समय में दोस्तों प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट भी लाया गया दोस्तों। लिटन के ही समय में वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 19 वर्ष कर दी गई। जनपद सेवा में दोस्तों भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई। इसी के शासन में लिटन के ही शासनकाल में दोस्तों द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया 1878 से 1880 के मध्य जो चला था। तो दोस्तों आइए इसमें नोट्स में कुछ बताया गया है। नोट्स में क्या है दोस्तों? लिटन ओवन मैरीडेथ नाम से उपन्यास, निबंध और साहित्य का लेखन करता था। किस नाम से? ओवन मैरीडेथ। दोस्तों ये भी पूछ चुका है कि किस वायसराय ने ओवन मैरीडेथ नाम से उपन्यास, निबंध और साहित्य का लेखन किया करता था? तो वह कौन है? लॉर्ड लिटन। तो इस तरीके से दोस्तों इसके प्रमुख कार्य आप लोग देख लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय दोस्तों है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के देखते हैं दोस्तों। लॉर्ड रिपन दोस्तों लॉर्ड रिपन दोस्तों देखते हैं 1880 से 1884 के मध्य इसका कार्य कर रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इसका प्रथम काल है दोस्तों इसी के समय में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1881 में की गई एवं हंटर आयोग की नियुक्ति जो प्राथमिक शिक्षा हेतु नियुक्त की गई 1882 में की गई। दोस्तों लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में ही हंटर आयोग की स्थापना की गई उसी के कार्यकाल में और नियुक्ति की गई जो किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा पर गठन किया गया था। दोस्तों इसी के साथ साथ में इल्बर्ट बिल लाया गया विवाद से संबंधित 1883 से 1884 में इसी के शासनकाल में लाया गया। वहीं पर दोस्तों रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत दोस्तों रिपन के शासनकाल में 1882 में की गई। वहीं पर जनगणना प्रणाली की स्थापना भी
की गई। 1881 ईस्वी में दोस्तों प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर व नेपाल को छोड़कर और भारतीय राज्यों में की गई। व्यवस्थित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? लॉर्ड रिपन के समय में ही व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई। तो इस तरीके से दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना करने का निर्णय लिया गया था इसी के शासनकाल में। वहीं पर अगली पॉइंट है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया गया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक या भारत का उद्धारक भी कहा था। इसे भारत का सज्जन भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। दोस्तों लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया गया, जितनी भी पॉइंट पढ़ाई गई, कोई भी फालतू नहीं है, सब प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है, क्योंकि जो इसमें पढ़ाया गया सब प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन इसमें पढ़ाए गए हैं। तो आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय कौन है दोस्तों? वायसराय में लॉर्ड डफरिन आता है। अगला वायसराय था दोस्तों डफरिन दोस्तों इसके कार्यकाल में अगर देखा जाए तो 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल में क्या प्रमुख कार्य गए? प्रथम कार्यकाल में दोस्तों इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में डफरिन के समय में ही, और इसी समय में ही दोस्तों तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 14 नवंबर 1885 से 27 नवंबर 1885 के मध्य लड़ा गया। इसी के शासनकाल में दोस्तों बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया 1885 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के समय में। इस तरीके से दोस्तों प्रमुख कार्य इसके कौन है? तृतीय आंग्लो बर्मा युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया डफरिन के शासन काल में। आइए अगला वायसराय देते हैं। अगला वायसराय दोस्तों है लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के मध्य इसका कार्यकाल रहा है। इसके कार्यकाल में दोस्तों प्रमुख कार्य जो रहा है मणिपुर विद्रोह हुआ 1891 में। वहीं अगली पॉइंट देखते हैं भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण भी किया गया 1893 में। किसके मध्य? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान की सीमा डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। इसी के शासनकाल में दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया गया। वहीं पर दोस्तों तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की घोषणा भी इसी के शासनकाल में 1893 में भी की गई थी। वहीं पर दूसरी फैक्ट्री एक्ट भी लाया गया 1891 में। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में मणिपुर विद्रोह हुआ था। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन खींचा गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया और तिलक द्वारा गणपति उत्सव की महोत्सव की घोषणा की गई थी और दूसरी फैक्ट्री एक्ट लाया गया था 1891 में। तो इस तरीके से दोस्तों लैंसडाउन का कार्यकाल रहा। आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय के कार्यकाल क्या है? अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड एल्गिन। दोस्तों लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है। दोस्तों लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल दोस्तों 1894 से 1899 रहा है। इसके कार्यकाल में दोस्तों क्या है आइए देखते हैं। इसके कार्यकाल का प्रमुख कार्य दोस्तों मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश व पंजाब में भयानक अकाल पड़ा। किसके कार्यकाल में अकाल पड़ा था? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में भयंकर अकाल पड़ा। दोस्तों 1996 से 1997 के मध्य में अकाल पड़ा था। दोस्तों इसी के समय में लायन कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया। दोस्तों जब मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भयानक अकाल पड़ा तो उसी के एक अकाल आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था लायल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो 1897 में गठन किया गया था। दोस्तों तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा इसमें की गई थी। दोस्तों शिवाजी उत्सव जो कि गणपति उत्सव की घोषणा इसके ऊपर वाले में की गई थी और लॉर्ड एल्गिन के समय में दोस्तों शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। अब अगली है दोस्तों पॉइंट है चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। जिसके शासनकाल में दोस्तों लॉर्ड एल्गिन के समय में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों नोट्स में दिया गया है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसका रक्षा की जाएगी। किसने कहा था? दोस्तों ये भी पॉइंट पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि किसने कहा था, किस वायसराय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है तो तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा इसको कहा गया है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है तो तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इस तरह से दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के जो प्रमुख कार्य थे उसको हमने पढ़ा दिया है। आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय कौन है दोस्तों? अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी 1899 से 1899 से लेकर 1905 में इसका कार्यकाल रहा है, 1905 तक। तो आइए इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के दोस्तों पहला कार्य है लॉर्ड कर्जन का 1901 में कृषि कार्यों की देखरेख, कृषि
इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई दोस्तों। कृषि की देख रेख हेतु इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। इसी के कार्यकाल में नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन भी किया गया दोस्तों। इसके शासनकाल में है दोस्तों यंग हसबैंड के नेतृत्व में, किसके, यंग हसबैंड के नेतृत्व में शिष्टमंडल लहासा तिब्बत गया था दोस्तों। लहासा और तिब्बत किसके नेतृत्व में शिष्टमंडल गया था दोस्तों, यंग हसबैंड के नेतृत्व में लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों। इसी के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। इसी के समय में दोस्तों भारत लोक सेवा मंडल की स्थापना 1905 में की गई। वहीं पर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 में गठन किया गया। पुलिस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में, डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में किया गया। वहीं पर अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। किसके, थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी, लॉर्ड कर्जन के ही समय में। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में कहता है दोस्तों, सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था 1900 में दोस्तों। अगली पॉइंट है दोस्तों, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया कर्जन के ही समय में। बंगाल विभाजन इसी के शासनकाल में 1905 में हुआ था दोस्तों। ये भी देखते हैं आए दिन किसी क्वेश्चन में पूछता रहता है, प्रीवियस ईयर में आप लोग देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंचाई आयोग। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में गठन किया गया था। सिंचाई आयोग का भी गठन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। आइए अगली पॉइंट देखते हैं कि कर्जन के शासनकाल में कौन सा कार्य हुआ है दोस्तों। इसके शासनकाल में दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन भी किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने भारत में जो भी कार्य किया, बहुत अच्छाई की दृष्टि से बहुत बढ़िया काम इसके शासनकाल में देखा जाता है। इसकी बहुत ही बड़ाई लोग करते हैं इतिहासकार। आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के दोस्तों देखते हैं इसके कार्यकाल में क्या हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1905 से 1910 है दोस्तों। 1905 से 1910 इसका कार्यकाल है। इसके कार्यकाल में दोस्तों पहला है दोस्तों ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया 1906 में। वहीं पर अगला है आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में हुई। वहीं पर खुदीराम बोस को फांसी दी गई लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के समय में। तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया मिंटो के ही समय में दोस्तों। अगली पॉइंट है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित लागू किया गया मिंटो द्वितीय के समय में। वहीं पर एसपी सिंघा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। वहीं पर दोस्तों सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में किया गया था। इस तरीके से दोस्तों खुदीराम बोस को चाहे फांसी दिया गया हो, चाहे आंग्ल रूसी मित्रता हुआ हो, या ढाका मुस्लिम लीग का गठन किया गया हो, या इसके सूरत में कांग्रेस का विभाजन की बात की जाए, तो ये सब मिंटो द्वितीय के कार्यकाल की उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां कहिए या उसके कार्य कहिए या भारत के विलय की या भारत के लिए बुराई करिए, एक ही बात पढ़िए। तो आइए इसके समय में और भी कुछ कार्य हैं। लॉर्ड हार्डिंग अगला वायसराय दोस्तों देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में के कार्यकाल में दोस्तों था। इसके समय में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ दोस्तों। इसी के समय में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। किसके शासनकाल में दोस्तों, बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासन में 1907 में हुआ था, लेकिन उसी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में दिल्ली दरबार में। किसके में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में। तो आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय कौन है दोस्तों, यही है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल दोस्तों कम है 1910 से 1916। आइए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का और उसके कार्यकाल में देखते हैं क्या प्रमुख कार्य किया गया दोस्तों। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 में दोस्तों। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। वहीं पर दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई 1912 में। इसी के कार्यकाल में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत अगस्त 1914 में की गई। वहीं पर अगला कार्यकाल है दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसी हार्डिंग के ही समय में दोस्तों गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया 1915 में दोस्तों। आइए अगली पॉइंट देखते हैं इसी के कार्यकाल में और इसका कार्य क्या रहा है। इसका और कार्य जो रहा है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। वहीं पर इसके 10वां कार्य दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप तथा फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन भी इसी के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया। तो प्रताप किसके द्वारा निकालता जाता था पत्रिका दोस्तों, प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा, और बॉम्बे क्रॉनिकल दोस्तों फिरोज शाह मेहता के द्वारा निकाला जाता था। तो आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय कौन है दोस्तों, अगला वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
दोस्तों वो कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल है दोस्तों 1916 से 1921। कब से है? 1916 से 1921 इसका कार्यकाल है। इसके कार्यकाल में दोस्तों क्या हुआ? तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। तिलक जो किए थे अप्रैल, उसको अप्रैल में हुआ था और बेसेंट द्वारा सितंबर में। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, वहीं तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में किया गया था। आइए इसमें दूसरा देखते हैं। गांधी का चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रौलेट एक्ट पारित किया गया 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। वहीं पर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हुआ 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में। वहीं पर खिलाफत आंदोलन भी पारित किया गया दोस्तों 1920-21 जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में। और गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 1 अगस्त 1920 को, वो भी इसी के कार्यकाल की देन है दोस्तों। इसके कार्यकाल में अगली पॉइंट है दोस्तों, सर एस पी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने। वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में इसी कार्यकाल में हुआ। अगला कार्य है दोस्तों इसका, मांटेंक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 पारित किया गया इसी कार्यकाल में। अब अगली पॉइंट है दोस्तों, तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में लड़ा गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। तो आइए दोस्तों अगला वायसराय देखते हैं कि अगला वायसराय कौन है। अगला वायसराय था दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का समय देखते हैं दोस्तों ये कैटेगराइज करना भूल गए दोस्तों। लॉर्ड रीडिंग का समय जो दोस्तों 1921 से 1926 रहा है। इसके कार्यकाल की देन दोस्तों आइए देखते हैं। पहला दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ इसी के शासनकाल में। और दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ 1921 में इसी के शासनकाल में। वहीं पर चौरी चौरा कांड की घटना हुई 1922 में इसी के कार्यकाल में। तो आइए अगली पॉइंट इसकी देखते हैं इसके कार्यकाल में। अगला कार्यकाल इसका है दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय 12 फरवरी असहयोग आंदोलन इसी के समय समाप्त कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन भी इसी के समय हुआ 9 अगस्त 1925 को। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन भी 1924 में हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या क्या हुआ दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग, मोपला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, चौरी चौरा कांड का घटना हुई, असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई और काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 की घटना हुई। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन भी इसी शासनकाल में किया गया। तो आइए अब देखते हैं लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन के दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति इसके शासनकाल में। लॉर्ड इरविन का शासन है दोस्तों 1926 से 1931। आइए देखते हैं इसमें कार्यकाल में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई 1927 में इसी कार्यकाल में दोस्तों। अगला इसका कार्य है, साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध जताया गया था। अगला कार्य है दोस्तों इसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हाल में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। उस समय इसी का कार्यकाल था। इसी के कार्यकाल में दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस तरह 31 दिसंबर 1929 को घोषणा की गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड इरविन के शासनकाल की ये प्रमुख उपलब्धियाँ रहीं। और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं दोस्तों, ऐतिहासिक दांडी मार्च भी इसी के समय हुआ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसी के समय में दोस्तों लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन 1930 में प्रारंभ किया गया था। और वहीं पर इसी के से इरविन के समय में ही दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। वहीं पर दोस्तों समन्वय आंदोलन के भी स्थगित कर दिया गया लॉर्ड इरविन के समय में ही। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देखें कि इरविन के समय में क्या क्या कार्य दोस्तों हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ऐतिहासिक दांडी मार्च भी इसी समय हुआ दोस्तों। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस तरीके से समन्वय आंदोलन की भी समाप्ति यहीं पर कर दी गई। आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन। आइए लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल दोस्तों 1931 से 1936 में लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल रहा। इसके शासनकाल में दोस्तों क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। इसी के शासनकाल में कब हिस्सा लिया था दोस्तों, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य में। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले कौन थे, गांधी जी थे। उस समय लॉर्ड वेलिंगटन का वायसराय था भारत का। इसी शासनकाल में दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई 1932 में। इसी के शासनकाल में दोस्तों महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 को दोस्तों महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता संपन्न हुआ।
वहीं इसी के शासनकाल में दोस्तों गांधी जी द्वारा पुनः सविनय आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया। दोस्तों इसी के वेलिंगटन के ही समय में दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य आयोजन किया गया। दोस्तों इसी के शासनकाल में दोस्तों सविनय आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया मई 1934 में, और इसी के शासनकाल में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। तो इस तरीके से इसके दोस्तों प्रमुख कार्य रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से लॉर्ड वेलिंगटन के प्रमुख कार्य कौन रहे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के चाहे आयोजन हो, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो, पुनः समझौता हो, सविनय आंदोलन का प्रारंभ किया गया हो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो, या कांग्रेस द्वारा सविनय आंदोलन को वापस लिया गया हो, या भारत सरकार अधिनियम 1935 हो, सब इसी वेलिंगटन के शासनकाल की ही देन है। तो आइए दोस्तों अगला वायसराय देखते। अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का दोस्तों कार्यकाल है 1936 से 1944। दोस्तों इसका प्रथम कार्यकाल है, इसका कार्य है दोस्तों 1937 में पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव संपन्न कराया गया। दोस्तों लिनलिथगो के समय 1937 में दोस्तों 11 प्रांतों में चुनाव संपन्न कराए गए, जहाँ पर दोस्तों 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों? असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत में नई सरकारों की स्थापना, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत। दोस्तों 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत थी, 6 प्रांतों में और भी गठबंधन से सरकार बनाकर 11 प्रांतों में सरकार बनाई गई थी। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों अगली पॉइंट है दोस्तों त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में इसी समय हुआ था, जिसमें त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विरोध हुआ और पुनः अध्यक्ष पद चुने गए। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में मतभेद हो गए चुनाव को लेकर, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कोई और अध्यक्ष बने, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कोई और। तो इस तरीके से जब विवाद हुआ तो उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। तो दोस्तों इसी के कार्यकाल में लिनलिथगो के कार्यकाल में और क्या हुआ दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, जिसको भी आप लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के शासनकाल में हुआ था। आइए लिनलिथगो का और भी कार्य है, इसके कार्य के प्रमुख और इसके कार्य कौन है दोस्तों? प्रमुख कार्य में दोस्तों वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई इसी के कार्यकाल में। वहीं पर व्यक्तिगत सविनय आंदोलन की भी शुरुआत की गई 1940 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन और बांटो और छोड़ो की नीति भी इसी के नारा दिया गया, बांटो और छोड़ो का नारा भी इसी के शासन में दिया गया। तो इसके कौन कौन से दोस्तों कार्य थे? बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया, व्यक्तिगत सविनय शुरुआत किया गया, वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इसी के शासनकाल में 1939 में की गई। इस तरीके से इसके कुछ प्रमुख कार्य रहे हैं दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के। आइए अगला वायसराय देखते हैं। अगला वायसराय है दोस्तों लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का दोस्तों कार्यकाल है 1944 से 1947। इसके शासनकाल में दोस्तों वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों के साथ शिमला में बैठक का आयोजन किया गया था 1945 में। दोस्तों इसी के कार्यकाल में नौसेना विद्रोह हुआ 1946 में। अब अगली पॉइंट में देखते हैं दूसरे कैबिनेट मिशन का भारत आगमन इसी के शासनकाल में हुआ लॉर्ड वेवेल के ही समय में। वहीं पर दोस्तों कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा भी 1946 में किया गया। वहीं पर प्रत्येक मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। इसी में संविधान सभा के चुनाव की घोषणा भी की गई दोस्तों जुलाई 1946 में। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में। वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया बैठक हुआ इसके दोस्तों। वहीं पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आज़ाद कराने की घोषणा भी की गई। इस तरीके से दोस्तों लॉर्ड वेवेल के समय के जो प्रमुख घटनाएं हैं या प्रमुख कार्य है इसमें बताया गया। इसमें शासनकाल में दोस्तों इसी शासन शिमला बैठक हुई, चाहे नौसेना विद्रोह हो, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हो, या उसके प्रस्ताव की घोषणा हो कैबिनेट मिशन के, या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया हो मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को, या संविधान सभा के चुनाव हुआ जुलाई 1946 में दोस्तों, और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में। ये भी हुआ संविधान सभा की पहली बैठक को इटली द्वारा आज़ाद की घोषणा की गई भारत को कि 20 फरवरी 1947 को इनको भारत को आज़ाद किया जाएगा। ये सब प्रमुख कार्य दोस्तों लॉर्ड वेवेल के समय के प्रमुख कार्य रहे। इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
हो जाता है। आइए अगला वायसराय देखते हैं, अगला वायसराय कौन है। दोस्तों अगला वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, जो अगला वायसराय भी है और दोस्तों ये आखिरी वायसराय है। दोस्तों अगला वायसराय में 1947 से 1948 का कार्यकाल रहता है। दोस्तों इसके शासनकाल में जो कार्य होता है, माउंटबेटन भारत का वायसराय बने दोस्तों। 3 जून के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा की गई। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की गई कि भारत पाकिस्तान 2 जगह विभाजित होगा। वहीं पर दोस्तों ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया जुलाई 1947 में, तथा 18 जुलाई को सम्राट द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। भारत विभाजन की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं पर दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। इस तरीके से बोलो भारत माता की जय। भारत आज़ाद हो गया इस तरह के दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन के प्रमुख कार्य हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रमुख जो है हमने लॉर्ड माउंटबेटन देख लिए, लॉर्ड वेवेल देख लिए, सभी जितने भी दोस्तों गवर्नर थे, वायसराय थे, उसके प्रमुख कार्य देखते हैं। दोस्तों हम मानते हैं कि थोड़ा सा हमने तेज़ पढ़ाया है, लेकिन तेज़ पढ़ाना इसकी मजबूरी थी दोस्तों, चूँकि ये रिवीजन क्लास होता है दोस्तों, तो रिवीजन क्लास में थोड़ा तेज़ पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि आप लोग इसके पहले कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इसको आप लोग डिटेल पढ़ चुके होते हैं। ये खाली एक ब्रीफ रिवीजन है कि परीक्षा के समय इसको ब्रीफ रिवीजन तेज़ी से किया जा सके कि कौन कौन कार्यकाल किसके कार्यकाल में क्या हुआ है और कौन से कार्य हुए हैं उसको देखा जा सके, क्योंकि आए दिन किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे जिस तरीके से इसके प्रमुख कार्य। क्योंकि दोस्तों किसी भी जितने मॉडर्न इंडिया में जितने भी कार्यकाल है, किसी न किसी गवर्नर जनरल या वायसराय का ही कार्यकाल रहा है, इस वजह से उसे कार्यकाल से जोड़कर देखा जाता है। तो इस वजह से उसके हिस्ट्री भी रिवीजन हो जाती है आधुनिक भारत की, और इस तरीके से दोस्तों रिवीजन भी हो गया और उसके कार्यकाल भी हम लोग देख लिए। चूँकि दोस्तों इसको रिवीजन करने के लिए आप लोग नोट्स बना लीजिए, या तो दोस्तों जितना पढ़ाया जा रहा है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के उसके 5-6 बार पढ़ लीजिए, और वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ाकर भी इसको 5 या 10 बार आप लोग देख लेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों हमने वायसराय और बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल भारत को देखे। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद।